चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। लॉरेंज फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद जो अगला हमारा सेक्शन है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? तो किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करने वाले फोर्स के बारे में। ठीक है, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हमारे पास एक 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 बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dl। ठीक है, यहां पर हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड bs है। ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर यहां पर एक 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 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है। इस इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं एक बार के लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है नीचे की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां है? नीचे की तरफ। यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो करंट कहां होगा बताइए? करंट ऊपर की तरफ होगा। ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं n है, मतलब नंबर डेंसिटी कितना? n है। ठीक है, और इस कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया a मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, जो कि यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, उस पर किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स काम करता है वो लिख सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बता देंगे फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। तो Q क्या है हमारा बताइए? Q है इलेक्ट्रॉन माइनस E लिख दिया। इस इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कौन सी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ऐसा लिख दिया। फिर आप बोलेंगे कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, इस छोटे से एलिमेंट में तो ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स लिख के बताओ। तो इस पूरे सेगमेंट पर, चूंकि इस सेगमेंट की लेंथ काफी छोटी है, तो इस छोटे से सेगमेंट पर एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा, इसका नाम मान लेते हैं DF है। ठीक है, इस छोटे से सेगमेंट पर एक छोटा सा फोर्स DF कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है E टाइम्स ऑफ VD क्रॉस B। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आप बोलेंगे एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n है। इस नंबर डेंसिटी को यदि मैं इस छोटे से रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, इस छोटे से रीजन का वॉल्यूम कितना होगा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ dl। तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाला ये फोर्स। ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिखाई दे रहा है। N E A V D, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये तो इलेक्ट्रिक करंट I है। तो इस छोटे से सेगमेंट पर काम करने वाला ये छोटा सा फोर्स इज करंट I टाइम्स ऑफ ये dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? करंट I टाइम्स ऑफ dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये माइनस माइनस साइन सब इसी के अंदर एडजस्ट हो गया। ठीक है, फिर फाइनली मैंने क्या लिखा है? तो I टाइम्स ऑफ dl क्रॉस B, I टाइम्स ऑफ dl क्रॉस B। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा था कि ये N E A और VD यही इलेक्ट्रिक करंट I होता है, तो इसके बदले मैंने I लिख दिया। ठीक है, इंटू ये dl अंदर आ गया, dl क्रॉस B हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं सिंपल 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 कि ये ऐसा एक छोटा सा लेंथ है आपके पास dl। तो dl याद है ना कि dl क्या होता है? dl एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां होती है? तो इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग करंट। जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में dl वेक्टर लेते हैं। तो ये जैसे हमारे पास एक dl एलिमेंट हो गया, इसमें मान लेते हैं करंट ऐसा है, तो dl एलिमेंट आप कैसा लेंगे? ऐसा ऐसा ऐसा। अब यदि मैं बोलूं एक बार के लिए कि यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन में अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? प्लेन में अंदर है। तो इस छोटे से सेगमेंट पर जो छोटा सा फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालेंगे dl क्रॉस B से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? dl क्रॉस B से।
मेरे कहने का मतलब है कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को डीएल वेक्टर की तरफ अलाइन कीजिए और फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या कीजिए, कर्ल कर दीजिए। जिधर थंब आएगा वही आपके डीएफ की डायरेक्शन होगी। तो डीएफ इज आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू, अभी हमारा थीटा कितना है, थीटा 90 है ना। मतलब इस छोटे से फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, वो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड इज आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये वाली बात सही है क्या? ठीक है। चलिए, ये जो थीटा है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एलिमेंट एंड बी वेक्टर। और डीएल जो है वो वेक्टर है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा करंट की तरफ। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस बी के अलोंग, डीएल की जो डायरेक्शन है वो करंट के अलोंग है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक छोटे से सेक्शन पर एक छोटे से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटे से सेक्शन पर एक छोटे से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए वाली बात? ठीक है, चलिए। तो एक वायर पे उसके एक छोटे से सेगमेंट पर जो फोर्स है वो हम लोगों ने लिख लिया है। तो इसी तरीके से यदि मैं इसी बात को थोड़ा और कंटिन्यू करूं और मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि ये अब हमारे पास कोई एक बड़ा सा वायर है, ये क्या है, कोई एक बड़ा सा वायर है, इस बड़े से वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है और इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड लेट से प्लेन के अंदर। अब आपको क्या करना है, तो इस पूरे वायर पर फोर्स निकालना है। ये ऑब्वियसली कोई छोटा सा वायर का सेगमेंट नहीं है, कोई एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। इस पर हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप फिर से क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एक छोटे से सेगमेंट पर जो एक छोटा सा फोर्स है वो तो हम लोगों को पता है, वो छोटा सा फोर्स कितना है, तो वो छोटा सा फोर्स है आई टाइम्स ऑफ छोटा सा लेंथ डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ऑलराइट, इट इज समथिंग लाइक कि यहां पर आपने कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है डीएल। ठीक है, ये डीएल एलिमेंट इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है। तो थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री का। तो दिस इज आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू साइन 90 लिख देंगे। फिर क्या बोलेंगे, ये एक छोटे से सेगमेंट पर ऐसा छोटा सा फोर्स है, ऐसे जितने भी छोटे 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 सेगमेंट होंगे इन सभी पर ऐसा ही छोटा 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 फोर्स काम कर रहा होगा। उन सभी फोर्सेस को जोड़ दीजिए मतलब क्या, मतलब कर दीजिए इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेशन नेट फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा लिख लीजिए ऐसा। थीटा अभी के लिए 90 है, एक बार के लिए थीटा मैं साइन थीटा के ही टर्म्स में जोड़ देता हूं। ठीक है, चलिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये आई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा लिखना है। ठीक है, या आप इसी को ऐसा लिख लीजिए कि दिस इज आई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो सुनिए मतलब ये तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा आ चुका है कि फोर्स इज आई टाइम्स ऑफ डीएल क्रॉस बी होगा। ओके, अब यहां ऐसा हुआ कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है मान लेते हैं, ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया आई टाइम्स ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, थीटा इस सिचुएशन में 90 था, इसीलिए यहां पर मैंने आई टाइम्स ऑफ डीएल बी साइन 90 लिख दिया है। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बी साइन थीटा या आई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो आप इसी फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी। बी मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। तो अब ये सुनिएगा, इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, ये पहला डीएल, ये दूसरा डीएल, ये तीसरा डीएल। ठीक है, या यहां पर एक डीएल ऐसा, दूसरा डीएल ऐसा, तीसरा डीएल ऐसा, ये सारे डीएल 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 आपको जोड़ने हैं। तो ये सारे डीएल जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर का पॉलीगन लॉ लगाएंगे। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि पहले वेक्टर का टेल और ये आखिरी वेक्टर का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए।
पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो हमारे पास लेंथ आ रहा है यही इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर यानी कि एल वेक्टर होगा। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यदि कांस्टेंट है तो फोर्स इज आई टाइम्स ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। और यहां एल वेक्टर क्या है, तो एल वेक्टर है आपका पहला, ये जो गिवन वायर है, जो भी गिवन वायर है, इस गिवन वायर का ये पहला एंड और ये दूसरा एंड, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है यही आपका एल वेक्टर है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड इज बी आई एल साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? ओके, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए, तो ये फोर्स हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया है। ठीक, चलिए डायरेक्शन के बारे में मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूं कि डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए जो रूल है दैट इज वही हमारा राइट हैंड रूल या राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। कि अब ये जो गिवन वायर था, इस वायर को तो आप भूल जाइए, ये जो गिवन वायर था इसको क्या कीजिए, इसको भूल जाइए और इसको भूलकर एक ऐसा वायर लगा दीजिए। मैं इसी फिगर के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो गिवन वायर है इसको भूल जाइए, इसको भूलकर क्या कीजिए, तो इसको भूलकर एक ऐसा वायर ले आइए, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसकी लेंथ ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि अपने राइट हैंड के ये जो चारों फिंगर्स हैं, इन चारों फिंगर्स को अलाइन कर दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, और फिर इसे कर्ल कीजिए, मोड़िए, कहां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो हमारा थंब आएगा, यही थंब हमें फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर की डायरेक्शन दे रहा होगा। तो इस सिचुएशन में अभी के हिसाब से जो वायर पर फोर्स है, ये फोर्स ऐसा है और फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो बी आई एल साइन 90। समझ गए? ठीक है, चलिए, तो एक सवाल बना रहे हैं, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालना है और टॉर्क भी निकालना है, सी के अबाउट भी निकालना है, पी के अबाउट भी निकालना है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। तो एक बार के लिए तो मैं ऐसे बेसिक से भी बना के बताता हूं आपको। ठीक है, सुनिए, ये हाफ रिंग है ना, ये क्या है, हाफ रिंग है। हाफ रिंग में फ्लो होने वाला करंट आई है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये क्रॉस साइन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, प्लेन में अंदर। चलिए, हाफ रिंग में एलिमेंट हम लोग कैसे लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि हाफ रिंग में एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए एक काम करते हैं, यहां से जाते हैं थीटा एंगल ऊपर और फिर एक कट लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, यहां से फिर से थीटा प्लस डी थीटा एंगल ऊपर जाते हैं, यानी ये एक बहुत ही छोटा सा एंगल है डी थीटा। और इस छोटे से एंगल में एक छोटा सा एलिमेंट, ये एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है बताइए, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। ठीक है, आर्क लेंथ कितना होगा, आर इंटू डी थीटा। ठीक, सिमिलरली यही काम आप इधर की साइड भी कीजिए कि यहां से थीटा एंगल ऊपर आइए, फिर थीटा प्लस डी थीटा एंगल ऊपर आइए। तो ये एक दूसरा छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है। ये जो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसमें करंट ऐसा, तो डीएल एलिमेंट आपका ऐसा, तो डीएल की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए। तो इस छोटे से एलिमेंट पर एक छोटा सा फोर्स ऐसा काम कर रहा है, डीएफ। ठीक है, मैंने जानबूझकर एरो थोड़ा बड़ा बना दिया है, फोर्स तो है छोटा सा ही। सिमिलरली इस दूसरे एलिमेंट पे ये डीएल की डायरेक्शन ऐसी, करंट की तरफ ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां, प्लेन में अंदर, तो इस पर जो छोटा सा डीएफ फोर्स है वो डीएफ फोर्स ऐसा। ओके, सुनिएगा, इसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये जो डीएफ फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर
डीएफ फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज डीएफ कॉस थीटा, इस डीएफ का एक दूसरा कंपोनेंट इधर डीएफ कॉस थीटा, और इस डीएफ फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, दिस इज डीएफ साइन थीटा, इस डीएफ फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, दिस इज डीएफ साइन थीटा। ये वाली बात सही है, ठीक है। तो ये डीएफ डीएफ कैंसल आउट हो गया। तो वायर पर जो फोर्स है, वायर पर जो नेट फोर्स है, वायर पर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स इज ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा होगा, क्योंकि फोर्सेस के कॉस कंपोनेंट क्या हो चुके हैं, कैंसल आउट हो गए, है ना। तो नेट फोर्स क्या होगा, या तो आप 2df साइन थीटा इंटीग्रेट कर दीजिए, या नहीं तो जस्ट df साइन थीटा इंटीग्रेट कर दीजिए। यदि आप 2df साइन थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने वायर पर दो दो एलिमेंट ले रखे हैं, तो आप सिर्फ आधी ही रिंग इंटीग्रेट करेंगे और पूरा रिंग कवर अप हो जाएगा। यदि आप सिर्फ df साइन थीटा इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब आपने एक ही एलिमेंट लिया है, तो आपको पूरी रिंग कवर करनी पड़ेगी अपने इंटीग्रेशन में, सिंपल। तो df होगा कितना, तो ये जो छोटा सा फोर्स है df इज इक्वल टू करंट I इंटू ये लेंथ dl, लेंथ इज r टाइम्स ऑफ d थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड b, ओके, इंटू मैग्नेटिक फील्ड b। तो ये लिखिए, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू r इंटू d थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड b इंटू साइन ऑफ थीटा, ओके। हम लोगों ने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया था, तो इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए। एक ही एलिमेंट लिया था तो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से पाई, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकालिए, I बाहर, R बाहर, B बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा नहीं, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट डालिए भाई 0 से लेकर पाई, तो कितना आ गया, ये I इंटू आर इंटू बी, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉस पाई माइनस माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो ये I इंटू आर इंटू बी, दिस इज माइनस कॉस पाई इज -1 माइनस माइनस कॉस 0 इज 1, तो ये हमारे पास आ रहा है 2BIR, ठीक है, 2BIR। तो ये तो प्रॉपर मेथड हुआ, ठीक है, कि एक छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लिखा, फिर उसको इंटीग्रेट किया। यदि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, कोई बात नहीं, ये नहीं समझ आया भूल जाइए, कोई बात नहीं। आपको सिंपल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म रहेगा, तो आप ये जो हाफ रिंग था ना, ये सुन लीजिएगा पहले, ये जो हाफ रिंग था ना, इस हाफ रिंग को भूल जाइए। हाफ रिंग को क्या कीजिए, भूल जाइए, ये हाफ रिंग को भूल जाइए, और हाफ रिंग को हटाकर ऐसी एक वायर ले आइए, जो हाफ रिंग का ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक वायर ले आइए। तो ऑब्वियसली इस वायर की लेंथ कितनी होगी, वायर की लेंथ होगी 2r के बराबर। तो बस सवाल ये रह गया है कि एक 2r लेंथ का वायर है जो कहां रखा हुआ है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस 2r लेंथ वाले वायर से भी वही करंट फ्लो कर रहा है जो हमारे हाफ रिंग से फ्लो कर रहा था। तो इस 2r लेंथ वाली वायर पर आप सीधा ही फोर्स बता देते कि फोर्स का फॉर्मूला BIL sin थीटा होता है, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, करंट I इज द करंट, लेंथ इज 2r इंटू साइन थीटा इज साइन 90 विच इज इक्वल टू 1। तो सीधा फोर्स कितना आ गया, 2BIR। सिंपल सिंपल है ना। चलिए, इसी में मैंने आपसे क्या पूछ रखा है कि मुझे टॉर्क भी बता दीजिए C के अबाउट और पॉइंट P के अबाउट। चलिए टॉर्क बताइए। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट C कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो DF फोर्स है, ये DF फोर्स पॉइंट C से होकर गुजर रहा है, या ये जो DF फोर्स है ये तो पॉइंट C से ही होकर गुजर रहा है। टॉर्क होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर विच इज RF साइन थीटा। F तो फोर्स हो गया, और R साइन थीटा क्या होता है, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहां से परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना होता है। तो यहां आपका ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये इटसेल्फ पॉइंट C से ही होकर गुजर रहा है, तो कोई परपेंडिकुलर सेपरेशन नहीं है, इसीलिए टॉर्क अबाउट C कितना है, 0। चलिए अबाउट पॉइंट P के बारे में बात करते हैं।
तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी क्या होगा, ये सुनिएगा, ये छोटा सा आपका डीएफ फोर्स है, तो ये डीएफ का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। मैं इसी फिगर में अपना काम चला रहा हूं, आप चाहे तो अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका डीएफ फोर्स हो गया, मतलब ये डीएफ का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। पी के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो पी से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर सेपरेशन ये रहा, पी से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर सेपरेशन ये रहा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगा, और ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो कितना हो गया, तो दैट इज आर साइन थीटा हो गया। ओके भाई, ये डिस्टेंस आर है, ये आर कॉस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा हो गया। तो पॉइंट पी के अबाउट एक छोटा सा टॉर्क, पॉइंट पी के अबाउट एक छोटा सा टॉर्क, वो क्या होगा, तो वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर साइन थीटा इनटू ये छोटा सा फोर्स डीएफ जो कि है आई इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू बी के बराबर। ये छोटा सा फोर्स डीएफ, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन, ऐसे ही जितने भी छोटे 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 फोर्सेस होंगे सबका पॉइंट पी से कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी कितना हो गया, तो ये आर स्क्वायर बाहर, आई बाहर, बी बाहर, फिर से साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, लिमिट डाल देंगे 0 से पाई, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 2, तो दिस इज इक्वल टू 2bi इंटू आर स्क्वायर, 2bi इंटू आर स्क्वायर। तो आप फिर से बोलेंगे ये वाली चीज भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे, कैसे, आप बोलेंगे ये फोर्स है ना आपका, तो ये फोर्स सी के अबाउट लगता हुआ दिखा देते हैं, और पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क चाहिए था, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पी के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, आर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि इस पॉइंट पी के अबाउट जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन 90, क्योंकि आर ये हो गया एफ ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो सीधा टॉर्क कितना आ जाता, टॉर्क आ जाता 2bi स्क्वायर, 2bi स्क्वायर, सिंपल। ओके, ये AP की लेंथ A है, PQ की लेंथ B है, QR की लेंथ C है, ये सेमी सर्कल है, रेडियस R है, और ये वाली लेंथ D है, ठीक है, निकालें फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स है, सबसे पहले फोर्स ऑन AP निकाल लेते हैं, AP करंट कितना, करंट हो गया I, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है ही सही, करंट I है, तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर थंब कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स हो गया करंट I, लेंथ इज A इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। ये फोर्स कहाँ है, फोर्स है प्लेन में अंदर। चलिए अब ये PQR पर एक ही बार में फोर्स लिख दें, PQR पर एक ही बार में फोर्स लिख दें, मेरे कहने का मतलब है ये जो पूरा PQR है इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए, और इसको भूल कर एक वायर लेकर आइए, ये ऐसा वायर, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसको तो भूल जाइए, इसको भूल जाइए, और इस पूरी चीज को भूलकर एक स्ट्रेट वायर लेकर आइए। उस स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी होगी, तो उस स्ट्रेट वायर की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसमें करंट कैसा फ्लो होगा, तो करंट ऐसा ही फ्लो होगा। उस पर फोर्स कहां काम करेगा, तो ये L क्रॉस B, उस पर भी फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ये नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं फोर्स ऑन PR, तो करंट I है, लेंथ है अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड B है, डायरेक्शन है फोर्स का प्लेन में अंदर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, तो ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल अभी तो किया, अब दोबारा से थोड़ी करेंगे, कि ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल को भूल कर इस सेमी सर्कल को भूल जाइए, और भूल करके फिर से एक स्ट्रेट वायर लेकर आइए, उस स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी, लेंथ है 2r। तो नेक्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं फोर्स ऑन PT, करंट है I, लेंथ है 2r, मैग्नेटिक फील्ड है B, फोर्स की डायरेक्शन फिर से कहां, तो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फोर्स फिर से ऊपर, और लास्ट में आपका फिर से जो TB सेगमेंट है, फोर्स ऑन TB,
तो वो फिर से एक स्ट्रेट सेगमेंट है, करंट हो गया I, लेंथ हो गया D, मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, प्लेन में अंदर। सारे फोर्सेस प्लेन में अंदर हैं, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F नेट इज इक्वल टू, ये I और B तो मैं कॉमन ही ले लेता हूं, दिस इज A प्लस अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2R प्लस D, फोर्स है प्लेन में अंदर। ओके ठीक है, चलिए एक दो सवाल मैं और पूछ लेता हूं। जैसे मेरा अगला सवाल आपसे ये कि ये ऐसा सा कोई एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में बाहर की तरफ है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन यानी पॉजिटिव जेड में। ये जो वायर है, जिस वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है आई, उस वायर के शेप की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको बताना है इस वायर पर फोर्स कितना काम कर रहा है। चलिए फिर से वही काम कि वायर को क्या करेंगे, तो वायर को हटा देंगे, भूल जाएंगे, वायर को हटा देंगे भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, तो एक स्ट्रेट सेगमेंट लेकर आएंगे, स्ट्रेट वायर लेकर आएंगे ऐसा, जिसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा, है ना, करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसको क्या कहने बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इस चीज को तो आप भूल जाइए, ये जैसे कुछ है ही नहीं, ये क्या है, ये कुछ नहीं। बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, माइनस a,0। तो ये जो वायर की लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है 2a, लेंथ पता है, करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन 90 होगा, B मैग्नेटिक फील्ड, करंट I, लेंथ इज 2a। फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए ऐसे करंट के लॉन्ग अपने राइट हैंड के फिंगर को अलाइन कीजिए, कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, तो थंब फिर से कहां आ गया, ऊपर की तरफ, यानी कि ये फोर्स कहां डायरेक्टेड है, तो फोर्स जैसे वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा J कैप, मतलब कि इस वायर पर फोर्स ऐसा, समझ गए। ऑल राइट, ठीक है, तो इस तरीके से कोई वायर का इक्वेशन वगैरह दे दिया जाए तो आप ये वायर के एक पॉइंट और दो, मतलब वायर के जो दो एंड्स हैं उन दोनों एंड के बीच का सेपरेशन निकाल लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो लेंथ ही चाहिए ना। ठीक है, चलिए चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला जो सवाल है वो ये है कि एक वायर है, ये वायर लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, मास कितना है 10 ग्राम, इज सस्पेंडेड बाई पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लेड्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है 0.04 टेस्ला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लेड्स। ठीक है, ओके, तो इस पर काम करने वाले फोर्सेस, तो मास दे रखा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा ना। ठीक है, ये mg की वजह से स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगा, तो स्प्रिंग में आएगा टेंशन। चलिए देख लेते हैं, स्प्रिंग में आएगा टेंशन, तो एक स्प्रिंग फोर्स यहां पर कितना kx, एक स्प्रिंग फोर्स कितना kx ऐसा ऊपर। ठीक है, सवाल में आपसे यह बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए। अभी के लिए तो क्या है, अभी के लिए ये 2 टाइम्स ऑफ kx mg के बराबर होगा। ये बोला जा रहा है कि इसमें एक काम करो, कुछ करंट फ्लो करा दो, लेट से वो करंट आई है, जैसे ही करंट आएगा, वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स यदि mg के बराबर हो गया तो इन दो स्प्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, 0। तो सवाल बस इतना सही था कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड mg से इक्वेट कर देना था। ओके है ना, तभी तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी चाहिए, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहां चाहिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमें चाहिए होगा ऊपर। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर चाहिए तो वायर में करंट कैसा होना चाहिए, तो वायर में करंट जरूर से इस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है,
तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करने के लिए करंट मुझे ऐसा भेजना पड़ेगा, जैसे इस एंड का नाम ए है, इस एंड का नाम बी है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी या लेफ्ट टू राइट। ठीक, क्या चाहिए था? करंट चाहिए था ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल, दिस इज इक्वल टू एम जी। तो करंट आई इज इक्वल टू एम जी बाई बी एल। मास है कितना? 10 ग्राम, 10 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3 kg, जी ले लेते हैं 10 और B यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.04, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10 रेस टू दी पावर -2। ठीक है, यही लिखा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस मच ऑफ एम्पियर इज करंट। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए सवाल क्या है मैं समझा देता हूं। सवाल ऐसा है अगला हमारे पास कि एक हॉरिजॉन्टल वायर है mn, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वायर mn है, इसकी लेंथ कितनी है l। ठीक है, लेंथ कितनी है l। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। एंड्स ऑफ द वायर आर बेंट एंड डिप्ड इनटू 2 बोल्स कंटेनिंग Hg व्हिच इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो ये वायर के दोनों एंड्स को ऐसे मोड़ दिया और ये Hg है, ठीक है, Hg है, उससे भरे हुए किसी कंटेनर में ऐसे डाल दिया है। ठीक है, ये सर्किट है, ये कोई बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ होगा, कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि यदि हम लोग इस की को क्लोज कर देते हैं, की को क्लोज कर देते हैं, तो एक छोटे से dt टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी से, वो चार्ज फ्लो हुआ है Q अमाउंट का। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q। चार्ज फ्लो हुआ तो इस वायर में करंट आया, चार्ज फ्लो हुआ तो वायर में क्या आया? करंट आया। करंट आया तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक इंपल्सिव फोर्स होता है। इंपल्सिव फोर्स याद तो है ना? इंपल्सिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए काम करते हैं और एक सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल फोर्स या टेंशन फोर्स हमारा इंपल्सिव फोर्स है। तो वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स इंपल्सिव फोर्स होता है। तो जैसे करंट इस वायर में आया ऐसा, ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर फोर्स लगा ऊपर। फोर्स कहां लगा? ऊपर। फोर्स ऊपर लगा तो ये वायर इस कांटेक्ट को छोड़कर ऊपर उछल जाएगा। भाई ये तो जस्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है ना, कहीं से कनेक्टेड थोड़ी है, हिंज थोड़ी है। तो ये वायर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, जैसे कि ये वायर लेट से यहां से उछलकर ये h हाइट ऊपर गया, तो आपसे इसी h की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, इसी h की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये हाइट h तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको एक बार के लिए पता चल जाए कि ये कितनी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर उछलता है। एक बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s लगा करके ये हाइट h निकाल लेंगे। तो सवाल ये है कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमें पता चल जाए। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। तो क्या करें? फोर्स पता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और उस फोर्स की हेल्प से आपको यह बताया गया है कि एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है वो Q अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ है। तो यहां पर जो सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तरीका है वो है हमारा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम याद है? यदि नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं। इंपल्स को हम लोग J से डिनोट करते हैं। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स डिफाइन किया जाता है एज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग। तो इंपल्स इज इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है, यही इंपल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। इसी को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है ये। ठीक है, तो इंपल्स आप क्या लिखेंगे बताइए? तो इंपल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एफ कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, जो कि एक इंपल्सिव फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स इज बी आई एल साइन 90, साइन 90, क्योंकि करंट है ऐसा
मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के अंदर, इनटू dt, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए ये रॉड का मास m है, लेट से वो किसी v वेलोसिटी से गया, तो फाइनल मोमेंटम इज mv। और इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम 0। इनिशियल मोमेंटम कहने का मतलब है जब की ओपन था, जब कोई करंट वरंट नहीं फ्लो हो रहा था, उस समय का मोमेंटम कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, ये यहां से b बाहर, i बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहां से b बाहर, l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ i dt, दिस इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ये b इंटू एल तो ठीक है, इंटीग्रेशन i dt क्या होता है? चार्ज, i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज चार्ज, दिस इज इक्वल टू एम वी। तो वेलोसिटी कितना आ गया? बी एल क्यू बाई मास एम। ये वो वेलोसिटी है जिससे ये रॉड ऊपर की तरफ उछला है। ठीक है, तो कितना हाइट ऊपर पहुंचा है ये जानना है, तो हम लोग लगा देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है बी स्क्वायर एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू हाइट h। तो यहां से हाइट h कितना आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gm स्क्वायर। इतना हाइट ये ऊपर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिएगा फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल current carrying wires। force acting between parallel current carrying wires। ठीक है, ऐसा है कि ये हमारे पास एक वायर है, ये पहली वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I1, और यहां पर एक दूसरा वायर, दूसरा, इस दूसरे वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I2। इन दोनों वायर्स के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन लेट से R है। ठीक है, और इस दूसरे वायर की लेंथ है L। हमें इन दो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या इन दो वायर्स के बीच में कुछ मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा होगा? यस, बिल्कुल काम कर रहा होगा। कैसा फोर्स? तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि इस वायर का नाम है वायर नंबर 1, इस वायर का नाम है वायर नंबर 2। तो ये जो वायर नंबर 1 है ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। वायर नंबर 1 अपने आस पड़ोस में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन पड़ा है? वायर नंबर 2। तो वायर नंबर 2 जिसके पास अपना करंट है, जिसके पास अपना करंट है, वो किसी दूसरे वायर की वजह से फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड में है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, उस पर एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वायर नंबर 2 भी अपने आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन पड़ा है? वायर नंबर 1। तो वायर नंबर 1 पे भी फोर्स है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। ओके, तो यदि आप एक बार के लिए ऐसा सोच लें कि चलिए वायर नंबर 1 पर फोर्स निकालते हैं। वायर नंबर 1 में फ्लो होने वाला करंट I है, इसकी लेंथ तो वैसे इनफाइनाइट है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ये दूसरा छोटा सा वायर बनाएगा जिसकी लेंथ L है। ठीक है, क्या ये आप कर पाएंगे ऐसा? क्या ये निकाल पाएंगे? ये नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी वजह से यहां 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 हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हमें नहीं आता है। वो मैग्नेटिक फील्ड हमें आता ही नहीं लिखना। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि वायर 2 की वजह से वायर 1 पर फोर्स बताओ, तो वो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा तो कर सकते हैं। क्या वायर 1 की वजह से 2 पर तो फोर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ पता है? बिल्कुल पता है कि जितना फोर्स पहला दूसरे पर लगाएगा उतना ही तो फोर्स दूसरा पहले पर लगाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या वायर 1 की वजह से वायर 2 पर फोर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए होगा मैग्नेटिक फील्ड। वायर नंबर 1 की वजह से उसके आस पड़ोस में जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन के लिए अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन करते हैं वायर के लॉन्ग, और ये जो हमारा पूरा फिंगर कर्ल है, वो पूरा फिंगर कर्ल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है।
समझ रहे हैं? तो वायर नंबर 1 के अबाउट जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से अंदर गई और ऐसे चलते 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 यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ गई। ठीक है, चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। ठीक है, इस फोर्स को मैं एक बार के लिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसा लिख देता हूं, F21 वेक्टर। ठीक है, ये क्या लिखूंगा? तो दिस इज इक्वल टू करंट I2 इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये करंट I2 तो ठीक है, लेंथ L ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड 2 के पोजीशन पर है, किसकी वजह से? वायर नंबर 1 की वजह से। और वायर नंबर 1 की वजह से बनने वाली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दूं तो ये कितना होगा? ये होगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से उससे R डिस्टेंस आगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। I की बजाय क्या लिख दिया? I1 लिख दिया। ठीक है, ये लीजिए इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि करंट है नीचे यानी लेंथ है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर, तो थीटा कितना है? 90। तो ये जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, दिस इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R के बराबर है। लेंथ मैं इधर ले आता हूं ताकि हम लोग कैलकुलेट कर लें फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर पर कितना फोर्स काम कर रहा है। समझ गए? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को चाहें क्या याद ही रखिएगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R होता है। ठीक है, एंड रिजल्ट याद रखना है। चलिए डायरेक्शन के बारे में बात करें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड था प्लेन में अंदर। करंट की डायरेक्शन कहां है? करंट की डायरेक्शन है नीचे, तो करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग फिंगर अलाइन कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए। क्या ये नेचुरल कर्ल है जो मैं कर रहा हूं? नहीं, ये नेचुरल कर्ल नहीं है, तो ऐसा नहीं अलाइन करना है। कैसा अलाइन करना है? ऐसा अलाइन करना है, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर ये नेचुरल कर्ल करना है। नेचुरल, ये नेचुरल कर्ल होता है ना। यदि आपने ऐसा अलाइन किया फिर ऐसे ऐसे कर्ल कर रहे होते तो वो तो नेचुरल कर्ल है नहीं। तो करंट के अलोंग आप ऐसे फिंगर अलाइन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसा कर्ल कीजिए। थंब कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, यानी इस वायर पर जो फोर्स है वो फोर्स इधर है। ठीक है, आई बात समझ? यदि इस वायर पर ये फोर्स इधर है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सिमिलरली ये जो वायर है, ये दूसरा छोटा वाला जो वायर है, इसने भी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहां बनाया था? प्लेन के अंदर ही बनाया था। इस दूसरे छोटे से वायर की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है। ठीक, और पहले वायर पे करंट कहां है? ऊपर। तो पहले वायर पे करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर, तो इस पर फोर्स कहां आ गया? इस पर फोर्स इधर आ गया। तो इस फोर्स को मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बोल दूं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, वैल्यू तो सेम होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और जो डायरेक्शन है ये ऑब्वियसली, यदि ये फोर्स आपका एक्शन है तो ये रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर काम करती है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सिंपल। चलिए मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो छोटा सा वायर है इसको हटाकर इनफाइनाइट लेंथ का कर दूं, इसको हटाकर इनफाइनाइट लेंथ का कर दूं, क्या तब भी फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन यही रहेगा? क्या बदल जाएगा? भाई इसको हटाकर यदि इनफाइनाइट लेंथ का कर देंगे तो भी आप किसी एल लेंथ पे ही फोर्स निकालेंगे और फिर से फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा? यही रहेगा। आई बात समझ? तो फोर्स पर, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। जैसे वायर यदि इनफाइनाइट लेंथ हो गया फिर तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला BIL साइन थीटा होता है। L इनफाइनाइट तो फोर्स इनफाइनाइट। तो मेरे मैं पहली बात कर रहा था कि यदि इस वायर को हटाकर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले आए तो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना ही रहेगा। ठीक, क्लियर?
दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात ऐसी है कि ये पहली वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, इसमें करंट ऐसा ऊपर कर देते हैं I1, और दूसरा वाला जो वायर था उसमें भी करंट ऐसा ऊपर की तरफ कर देते हैं I2। क्या जीरो हो जाएगा? नहीं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैग्नीट्यूड तो फोर्स का भी इतना ही रहेगा, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा ना, डायरेक्शन का क्या होगा? तो डायरेक्शन अब दोनों वायर एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मैं तो एक वायर पे फोर्स निकाल रहा हूं, मैं सिस्टम पे थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं तो किस पर फोर्स निकाल रहा हूं? एक वायर पर फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है? एक वायर पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यहां पर फिर से फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr के बराबर। आई होप ये वाली बात सही, ठीक है? तो सुनिएगा, यहां से ही हम लोग, यहीं से अपना जो 1 एम्पियर का डेफिनेशन है ना, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है, और ये एम्पियर वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहीं से बनाते हैं। ये CBSE में पहले आ भी रखा है और आपको पता भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है देखिएगा कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। तो यदि आप R की वैल्यू 1 मीटर ले लें, L की वैल्यू भी 1 मीटर ले लें, तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू I1 I2, ठीक है? तो ऐसा हो कि यदि I1 और I2 एक एक एम्पियर के हो जाएं, एक एक एम्पियर के हो जाएं, तो 1 एम्पियर बेसिकली वो करंट है जब ऐसे किसी दो पैरेलल वायर में वो फ्लो कराया जाएगा। ये I1 कितना? 1 एम्पियर, ये I2 कितना? 1 एम्पियर। इन दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन भी कितना? 1 मीटर। ये वायर की लेंथ भी कितनी? 1 मीटर। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस फोर्स की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि 1 एम्पियर वो करंट है जो ऐसे दो किसी पैरेलल वायर में फ्लो कराया जाए जिन दो पैरेलल वायर के बीच की सेपरेशन 1 मीटर की है। तो उनके एक यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ पे जो काम करने वाला फोर्स है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन के बराबर का होता है, ठीक है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन के बराबर का होता है। समझ गए? ठीक है? तो समरी ये है कि दोनों पैरेलल वायर में करंट की डायरेक्शन सेम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पैरेलल वायर में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या है अगला सवाल हमारा? तो अगला सवाल कुछ ऐसा है कि ये एक AB इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये वायर फिक्स्ड है आपका, ठीक है? इससे H हाइट ऊपर, ये वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन। तो इस वर्टिकल प्लेन में इससे H हाइट ऊपर ये दूसरा वायर रखा हुआ है PQ, जिसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I1, वायर की लेंथ है L, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। दोनों वायर हॉरिजॉन्टल, दोनों वायर हॉरिजॉन्टल। आपको ये बताया जा रहा है ये जो PQ है, ये PQ इक्विलिब्रियम में, कहां है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है? तो सबसे पहले तो हाइट H बताना है। तो इक्विलिब्रियम में ये क्यों होगा? इक्विलिब्रियम में इसलिए होगा क्योंकि इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स यानी कि mg, इन दोनों वायर में करंट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, करंट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसा रिपल्सिव नेचर का काम कर रहा होगा। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और ये वेट mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते होंगे, यही हो रहा होगा ना? तो पहले पार्ट के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वेट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का लगेगा।
वेट कहाँ काम करेगा, तो वेट तो हमेशा ही नीचे काम करेगा, वेट इज इक्वल टू mg, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो हमें पता है कितना है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r लिख रहे थे, उसी r को क्या लिखेंगे, h। लेकिन ये जो फोर्स है ये वायर के पर यूनिट लेंथ पे, एक यूनिट लेंथ पे, इस वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है L, तो L लेंथ के वायर पर कितना फोर्स काम करेगा, L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें क्या चाहिए था, हमें तो H चाहिए था, तो H इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई mg। ये लीजिए, ये हाइट h का एक्सप्रेशन आ गया, हाइट h का ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट इसका अच्छा है कि इफ PQ इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और उसके लिए हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकालना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो लीजिए, ये जो दूसरा वायर है PQ, इसको मैं एक काम करता हूं कि x डिस्टेंस नीचे ले आता हूं, ऐसे x डिस्टेंस नीचे ले आता हूं। x डिस्टेंस नीचे लाने पर जो वेट है वो वेट तो उतना ही काम कर रहा होगा mg। बताइए, x डिस्टेंस नीचे लाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करने वाला फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r, r छोटा हो गया तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अब ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। ठीक कुछ ऐसा ही आएगा, देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहां काम करेगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बड़ा है, mg छोटा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि F नेट कहां काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, आपने इसका उल्टा किया होता, यदि वायर को आप x डिस्टेंस ऊपर लेकर जाते तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कमजोर हो जाता, वेट ज्यादा बड़ा हो जाता, क्योंकि सेपरेशन बढ़ चुका है ना, तो फिर F नेट कहां आता, नीचे की तरफ। यानी वायर को ऊपर डिस्प्लेस करने पर फोर्स नीचे है, वायर को नीचे डिस्प्लेस करने पर फोर्स ऊपर है। क्या ऐसे ही फोर्सेस को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं? यस, एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को फिर से उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर जाना चाहता है, तो ऐसे ही फोर्सेस को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। समझ गए? चलिए, तो इस पर F नेट कितना काम कर रहा है, F नेट इज इक्वल टू, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, नीचे mg, तो F नेट इज मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स माइनस mg। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x डिस्टेंस नीचे लेकर आए हैं, x डिस्टेंस नीचे लेकर आए हैं, तो अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया है, अब दोनों के बीच का सेपरेशन हो चुका है h माइनस एक्स। ठीक है, h माइनस एक्स। ओके, ये वाली बात सही है। ठीक, ये तो एक यूनिट लेंथ पर फोर्स था, इसकी लेंथ L है, माइनस टाइम्स ऑफ mg, माइनस टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, चलिए इसी को क्या लिख लें, तो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 L तो ठीक है, 2 पाई, h बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स बाई एच, ऐसा लिख लें। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, h बाहर ले लिया, 1 माइनस एक्स बाई एच, माइनस टाइम्स ऑफ क्या, mg। ठीक, ठीक है, देखिएगा, तो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई h, इसको लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाई एच पर पावर -1, माइनस टाइम्स ऑफ mg। बस इसको नीचे से मैं ऊपर लेकर चला आया। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, ये इसको इरेज कर दूं ना, चलिए इसकी तो जरूरत है, फिर इसके आगे इधर देखिएगा, मैं इसी चीज को इधर लिख रहा हूं कि ये जो F नेट है, F नेट वो हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई mg, सॉरी 2 पाई h, 2 पाई h इनटू, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं कि ये x तो काफी छोटा है,
तो x बाई एच बहुत छोटा है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स बाई एच। यहां पर मैंने एक छोटा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया है कि 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स होता है यदि x मच मच लेसर देन 1 हो तो। ठीक है, तो इसको क्या लिख लिया, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई एच इंटू 1 प्लस एक्स बाई एच माइनस टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, ओके। अब जरा ये देखिए, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई एच, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई एच किसके बराबर है, mg के। तो ये म्यू नॉट I1 I2 L बाई एच mg से कैंसिल आउट हो गया। तो ये एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 L इंटू एक्स बाई 2 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको x बाई एच से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से जब मल्टीप्लाई किया म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई एच, ये mg के बराबर था, वो उससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 L इंटू एक्स बाई 2 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहां से यहां से यहां से, इसके आगे का मैं इधर लिख लेता हूं कि यहां से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन इज म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई m h स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इंटू एक्स आ गया, यस, एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इंटू एक्स है। यही समथिंग समथिंग हमारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि एसएचएम के लिए दिस इज द कंडीशन। यदि आपने किसी भी मोशन को ऐसा प्रूव कर लिया है एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इनटू एक्स, तो वही मोशन, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I1 I2 L 2 पाई m h सब कुछ कांस्टेंट। समझ गए? तो ऐसा लिखते के साथ ही आप बोल सकते हैं यस, मोशन इज क्या, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये यदि एसएचएम है तो ओमेगा कितना है, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई m h स्क्वायर। ये ओमेगा है, तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये फिर से 2 पाई m h स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I1 I2 L। ठीक है,